नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी के जन्मदिन की। पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले पीएम के लिए 70 देशों से शुभकामनाएं संदेश आए हैं। दूसरी खबर में हम बताएंगे 12वीं और 85% से ज्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को सरकार लैपटॉप देने जा रही है। जो 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे उनके 85% पर गवर्नमेंट लैपटॉप देने वाली है। तीसरी खबर इंदौर से हम बताने जा रहे हैं, जहां अक्सर लापरवाहियों के लिए सुर्खियों में रहने वाला इंदौर का एमवाय हॉस्पिटल इस बार मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना यहां से निकलकर सामने आई है जो सुर्खियों में है। चौथी खबर हम बताएंगे नीमच जिले के जावद शहर से कैसे जिम्मेदार स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रहे हैं। और पांचवी और अंतिम खबर सिवनी से होगी, जहां अत्रिया पंचायत के लोग सरपंच और सचिव की मनमानी से परेशान हैं। इन 5 खबरों को पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखें। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 70 साल पूरे करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी के जन्मदिन की धूम देश ही नहीं पूरी दुनिया में देखी जा रही है। लीगल राइट्स काउंसिल ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर विश्वव्यापी समारोह का आयोजन किया है। इस दौरान पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर 70 देशों से शुभकामनाएं आई। 70 मिनट की डॉक्यूमेंट्री का 70 देशों में एक साथ प्रसारण किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के निवास पर भी किया गया। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 70 देशों में मनाया जा रहा है। मोदी जी ने भारत को दुनिया में स्थान दिलवाया है, इसलिए दुनिया भर में रहने वाले हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रदेश बीजेपी द्वारा पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर 70 खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सप्ताह के दौरान हर मंडल में 70 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण, 70 गरीब भाइयों बहनों को चश्मे का वितरण, 70 गरीब बस्तियों और अस्पतालों में फल वितरण, 70 कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा डोनेशन। प्रदेश में युवा मोर्चा द्वारा 70 रक्तदान शिविरों का आयोजन। प्रत्येक बूथ स्तर पर 70 पौधारोपण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस लीगल राइट्स कमीशन, जिसके विश्वव्यापी संगठन है ये, इसने 70 देशों से उनकी शुभकामनाओं का एक वीडियो बनाया है, जिसका आज प्रसारण यहाँ हो रहा है। तो पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन मना रही है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 70 साल के होने वाले हैं। और इसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगहों पर 70 की संख्या में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया है। और जैसे सेवा सप्ताह के रूप में भी बीजेपी मना रही है। जिस की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरे देश पूरी दुनिया में जो उनका जन्मदिन मनाया गया, अलग अलग देशों में डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई गई है, प्रसारण किया गया है, वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। और लोगों ने भी उसे देखा। विश्वास सारंग जी के निवास पर उसे दिखाया गया। और खुद विश्वास सारंग जी ने भी बहुत अच्छी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कही। आपको बता दें, और ये जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के नाम पर तो मनाया जा रहा है, लेकिन सेवा सप्ताह, इसलिए इसको कोड कर रही हूँ मैं, क्योंकि सेवा सप्ताह के रूप में इसे मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने के साथ साथ कितने लोगों का इसमें भला होने वाला है। लोगों को चश्मे मिलेंगे, कृत्रिम अंग लोगों को दिए जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की सत्र 19-20 की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 85% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने मंडल से विद्यार्थियों की सूची ले ली है। इस बार 12वीं की परीक्षा में 16,184 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
शासन इसके लिए करीब 40 करोड़ रुपए खर्च करेगा। हालांकि साल 2018 की तुलना में इस साल करीब 160 करोड़ रुपए की राशि कम खर्च होगी, क्योंकि 2018 में 79,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि दी गई थी। इस वर्ष ये संख्या 16,184 है। राशि प्रदान करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों का बैंक खाता नंबर सहित अन्य जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। प्रदेश में 8 साल पहले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना शुरू की गई थी। साल 2018 में शासन ने सामान्य और ओबीसी वर्ग के 12वीं के विद्यार्थियों को 85% से अधिक अंक और एससी और एसटी के विद्यार्थियों को 75% से अधिक अंक लाने वाले लोगों को, छात्रों को लैपटॉप देने की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ऐसे में विद्यार्थियों की संख्या 28,000 के करीब थी, लेकिन सामान्य और ओबीसी वर्ग के लोगों ने इसे विद्यार्थियों के साथ भेदभाव बताते हुए इसका विरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी वर्ग के लिए 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लाभ देने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद 79,000 विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिला है। चलिए, और इसे हम और भी समझते हैं कि किस तरह से आगे लोगों को, छात्रों को खास तौर पर फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि पहले भी काफ़ी छात्रों को फ़ायदा मिला, लेकिन ओबीसी एससी एसटी में जो इसे बांटा गया प्रतिशत के नाम पर, उसको लेकर पहले विरोध था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और जो संख्या है जिन्हें लैपटॉप देना है छात्रों को, वो भी कम हो गई है। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, मैं इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए। रत्नाकर सर, आप कैसे देखते हैं, संख्या कम हुई है, फीसदी जो 85% है उसे बढ़ा दिया गया है, पहले 75% था, और लेकिन जो काबिल छात्र हैं, जो होनहार छात्र हैं, उन्हें लैपटॉप मिल ही रहा है। सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं, आपका एंगल क्या है? ये देखिए, विशुद्ध रूप से सियासी एंगल है इसका। सरकार को भी 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए जाना है। अब 28 हो जाएंगे इनफैक्ट, दांगी साहब के निधन के बाद से, ब्यावरा के जो विधायक थे। और इसमें आप ये देखें, जो अभी आपने जैसा जिक्र किया कि आरक्षित वर्ग को देने के मसले को लेकर विरोध था, शिवराज सरकार को एक यू टर्न लेना पड़ा। तो पारुल, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो एक दौर में शिवराज सिंह चौहान का आरक्षण के मामले में कहना कि कोई माइका लाल भी इसे नहीं रोक सकता, उसने बहुत बड़ी संख्या में बहुत अधिक लोगों को इस सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया था। आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन हुए थे, उनके चलते बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर हुई थी प्रदेश में। तो शिवराज सिंह चौहान अब उस आग में दोबारा हाथ नहीं डालेंगे, एक बात तय है, इसलिए फैसला किया गया। दूसरा, लेकिन जो इसका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है इसका, जो अगर हम देखें फिगर, तो ये कहता है कि 85% से अधिक जिन्होंने 12वीं में हासिल किया, उनकी संख्या 16,184 है। जिस इम्तिहान में लाखों लोग बैठते हों, लाखों बच्चे बैठते हों, उसमें केवल 16,184 को 85% या इससे ज्यादा नंबर मिलना आपकी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान लगाता है। आज की तारीख में अगर हम दिल्ली के किसी बड़े संस्थान को देखें, आज की तारीख में हम बेंगलुरु के किसी बड़े शिक्षण संस्थान को देखें, तो आप खुद पाएंगे कि वहां पर 95-97% पे कट ऑफ मार्क्स जाते हैं। बिल्कुल। तो आप इस तरीके से कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयार कर रही है राज्य की सरकार, जो मतलब 85% अंक लाने में भी जिनको पसीने निकल जा रहे हैं, वो आगे जाके कंपटीशन में खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आप उन्हें लैपटॉप दीजिए, आप उसके लिए पैसा खर्च कीजिए, आप कल्याणकारी योजनाएं चलाइए, लेकिन इसके साथ ही साथ कम से कम आप शिक्षा की इस दुरावस्था पर भी तो ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आप, सरकार हमेशा, हर सरकार कहती है शिक्षा को हम ये करेंगे वो करेंगे, शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स में हम इन बच्चों को दाखिला दिलाएंगे। अरे भाई, जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनकी स्थिति देखिए, ये फिगर बहुत ही शर्मनाक है। सरकार की योजना निश्चित ही स्वागत के योग्य है, इससे बच्चे इंकरेज होंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अगर हम लाएंगे तो हमें लैपटॉप मिलेगा और भी कोई सरकारी सहूलियत मिल सकती है। लेकिन इस फिगर का, जो शर्मनाक फिगर जो सामने आया है, मुझे लगता है राज्य सरकार को, जो स्कूली शिक्षा विभाग से जुड़े जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं उसके, उनको इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि इतना पुअर परफॉर्मेंस ना रहे।
बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि अगर 85% पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं, 16,000 के आसपास की संख्या बताई जा रही है। और पहले जब 75% किया था, SC ST OBC को इसमें डिवाइड कर दिया था, तब संख्या भी ज़्यादा थी और राशि भी ज़्यादा खर्च हो रही थी, लेकिन अब उतनी राशि खर्च नहीं हो रही है। ऐसे में ये तो आपने जिक्र किया इस चीज़ का कि आपने जो परसेंटेज रखा है, जो क्राइटेरिया डिवाइड किया है, compete करेंगे, कंपटीशन में जाएंगे दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स के साथ, तो वहाँ टिक ही नहीं पाएंगे हमारे प्रदेश के छात्र अगर 75 या 85% में ही हमारी गवर्नमेंट खुश है तो। दूसरी चीज़, अगर यही एक राह अपनाई है उपचुनाव को लेकर कि घर घर बच्चों के सहारे ही पहुंचना है, तो ये वोट बैंक तो नहीं है उनका, और अगर इसी के सहारे है तो क्या आपको लगता है ये रणनीति सफल हो पाएगी? नहीं, देखिए पारुल, वोट बैंक उनका निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो इस बात को लेकर बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को तालीम के लिए कुछ बेहतर आप सुविधाएं दे रहे हैं, हमारे बच्चों को आप विशेष किस्म की सुविधाएं दे रहे हैं। आप खुद अभी देखिए जो अभी एटमॉस्फेयर चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस बात के लिए बड़ी खुशी मना रहा है कि हो सकता है सारी क्लासेस में जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, बगैर पढ़ाई के पास कराने की बातें की जा रही हैं। तो आप ऐसे में कि सुविधा देकर आप ऐसे में एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप कितनी बड़ी पीढ़ी का आप नुकसान करने जा रहे हैं। आपने 85% का जो क्राइटेरिया किया है, आपको ये करना चाहिए कि भाई अगर हम 90 प्लस आएगा या 92 प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि आज अगर आप उसको कंफर्ट जोन में रख देंगे, आप उसे कोजी आज माहौल दे देंगे कि अगर बेटा आपने 85% ले आए कोई बात नहीं। अब बाहर के आप सीबीएसई के रिजल्ट जब आते हैं तब आप देखिए, आप जो बड़े जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके रिजल्ट आते हैं, कहीं टिकते हैं हम लोग मध्य प्रदेश कहीं टिकते हैं उनके बीच में? इसीलिए नहीं टिकता क्योंकि वहाँ का बच्चा शुरू से कंपटीशन फेस करता है, बहुत ही टफ कंपटीशन, और हमारे यहाँ पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर उसे ऐसी ऐसी पंगु बना दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि राजनीति चमकाने के लिए कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ उनके मोटिवेशन को बढ़ाने की जगह आप उसे सीमित करके ना बांधें। बहुत शुक्रिया रत्नाकर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अक्सर लापरवाहियों के लिए सुर्खियों में रहने वाला इंदौर का एमवाय हॉस्पिटल इस बार मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं के लिए सुर्खियों में है। एमवाय हॉस्पिटल में एक शव मर्चुरी में स्ट्रेचर पर पड़ा अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करते करते कंकाल बन गया। इस खबर को अनादि टीवी ने प्रमुखता से आप तक पहुंचाया था, जिस पर राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। स्ट्रेचर पर रखे शव के कंकाल बनने की खबर मीडिया को लगने के बाद ही अस्पताल प्रबंधन की नींद खुल गई और तुरंत स्ट्रेचर सहित कंकाल को हटवाया गया। आपको बता दें कि शव मर्चुरी में बीते 20 से 25 दिनों से स्ट्रेचर पर रखा हुआ था, जिससे बदबू आने के बाद भी, जी हाँ गौर कीजिए, बदबू आने के बाद भी उस मर्चुरी से शव को हटाया नहीं गया। अंतिम संस्कार के इंतजार में स्ट्रेचर पर ही रखे शव कंकाल में तब्दील हो गया। शव किसका है, कब से मर्चुरी में लाया गया था, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं मिली। बता दें एमवाय अस्पताल के मर्चुरी में 1.5 दर्जन फ्रीजर हैं जिनमें शवों को रखा जाता है, लेकिन इनमें से अधिकतर खराब पड़े हैं। जब भी कोई अज्ञात लाश मिलती है तो उसे मर्चुरी में पोस्टमार्टम करने के बाद 3 दिनों तक रखा जाता है और उसके बाद भी शनाख्त नहीं होती है तो नगर निगम या फिर समाज सेवी संस्थाएं उन अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर देती हैं। लेकिन इस मामले में न ही शव का पोस्टमार्टम हुआ और न ही किसी भी जिम्मेदार ने शव की सुध ली, जिस पर अब तरह तरह के सवाल तो उठ ही रहे हैं। और जिस तरह से स्ट्रेचर पर रखकर जो शव को मर्चुरी में रखकर लाया गया था, ठीक वैसे ही शव कई दिनों से स्ट्रेचर पर रखा हुआ था, यानी जैसे लाया गया वैसा ही 25 दिनों तक रखा रहा। कंकाल बनने के बाद उसी स्ट्रेचर पर उसे मर्चुरी से हटवाया गया। जब लापरवाही उजागर हुई तो अस्पताल अधीक्षक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करने दिखाई देते हैं। ये अज्ञात बॉडी हम 1 हफ्ते तक वैसे भी रखते हैं कि कोई पहचान हो जाए, लेकिन अभी उन्होंने नगर निगम को इन्फॉर्म किया है या नहीं किया, उसके लिए मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ कैजुअलिटी इंचार्ज को। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, किसकी लापरवाही है, तो लापरवाही तय की जाएगी। इसमें निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये अज्ञात की बॉडी है, अज्ञात की बॉडी 7 दिन तो रखी जाती है कम से कम। इसकी जांच करा रहे हैं, यदि दोषी होंगे तो कार्रवाई की। इसकी जांच करा रहे हैं, यदि दोषी होंगे तो कार्रवाई की। इसकी जांच करा रहे हैं, यदि दोषी होंगे तो कार्रवाई की। इसकी जांच करा रहे हैं, यदि दोषी होंगे तो कार्रवाई की। इसकी जांच करा रहे हैं, यदि दोषी होंगे तो कार्रवाई की। तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर आप समझिए
कि एक शव लाया जाता है इंदौर एमवाय हॉस्पिटल में, किसी की डेथ होती है, किसी का भी शव लाया जाता है, तो जो नियम है कहते हैं कि अगर किसी के बारे में नहीं पता, आपको जानकारी नहीं है, तो उसे फ्रीजर में कम से कम 3 से 4 दिन रखिए। अभी अधीक्षक को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि कम से कम 1 हफ्ता रखिए। ठीक है 1 हफ्ता, लेकिन कम से कम 25 दिन तक तो ना रखिए कि शव लाश नहीं वो कंकाल बन जाए। मतलब शर्म आनी चाहिए एमवाय प्रबंधन को, और ऐसी लापरवाहियां करने के बाद सफाई दे रहे हैं कि इतने दिन तो हम वैसे ही रखते हैं। सचिन बैरानी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शर्म नहीं आई अधिकारियों को, बल्कि ताव से कहते हैं, कॉलर ऊपर करके कहते हैं ये 1 हफ्ते तो हम वैसे ही रखते हैं। क्या उन्हें समझ में नहीं आया कि 25 से 30 दिन हो गए डेड बॉडी को यहाँ रखे हुए, कंकाल बन गई डेड बॉडी, उसके बाद भी सफाई देने के लिए सामने आ जाते हैं अधिकारी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो एमवाय के अधीक्षक है ठाकुर पीएस ठाकुर, जो बयान उन्होंने कल दिया उसमें भी बहुत सारा फर्क है। उस बयान में भी उसका सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये है कि आज अगर कहीं से भी अगर कोई भी मृतक शरीर अज्ञात अगर जब पीएम के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है मर्चुरी में, तो उसको फ्रीजर में रखा जाता है। वहीं 3 दिन के अंदर उसका पीएम होता है, उसके बाद आने वाले 3 से 4 दिन उस बॉडी को वही फ्रीजर में रखा जाता है। जब तक उसकी कोई अगर वो पहचान नहीं होती है तो नगर निगम को बुला के उसको सुपुर्द करा जाता है, जिससे उसका अंतिम संस्कार हो सके। यहाँ पे एमवाय की बहुत बड़ी लापरवाही है। साथ में मर्चुरी डिपार्टमेंट जो सीएमओ जिसके अंडर पूरी मर्चुरी डिपार्टमेंट आता है उसकी भी घोर लापरवाही है, क्योंकि आज उसको करीब 15 से 20 दिन के ऊपर वहां रखे हो चुके होते हैं, ना उसका पीएम होता है, वो कौन से थाना क्षेत्र से बॉडी लाई जाती है ना उसकी जानकारी होती है। जबकि जो भी बॉडी वहां आती है उसका 3 से 4 दिन के अंदर पीएम होना कंपलसरी है, क्योंकि बॉडी नहीं तो डीप फ्रीज में स्मेल मार जाती है। ये उन्होंने किस तरीके की लापरवाही करी है, ये जांच का सबसे बड़ा विषय है। इन्होंने जैसे कल पीएस ठाकुर जी ने बोला है कि बोले हमने नोटिस इशू कर दिए हैं और उसके बाद जो जिसकी लापरवाही होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये अब देखना होगा कि कार्रवाई किस पे होती है। क्या पुलिस प्रशासन जिसके हाथ में पीएम कराना है 3 से 4 दिन के अंदर, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि या जो मर्चुरी जिसके अंदर जो अधिकारी के अंडर है उसके ऊपर कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था, अब कहने को तो यही ठीक फिट बैठता है एमवाय अस्पताल पे कि क्या ये कंकाल कहीं एमवाय अस्पताल का तो नहीं था? क्या प्रबंधन इस हद तक सो गया था? क्या प्रबंधन को इस हद तक, क्योंकि अलग अलग मर्चरी में भी अलग अलग मैनेजमेंट तैनात किया जाता है, वहाँ पे भी प्रबंधन होता है जो देखता है सारी चीज़ें। प्रबंधन में भी 1 या 2 नहीं स्टाफ तो होगा ही सचिन, और ऐसे में अगर सबके सब सोए हुए हैं तो वहाँ जो मरीज जो फिलहाल जिंदा है, जो उनका इलाज किया जा रहा है, कोरोना काल है, काफ़ी गंभीर सिचुएशन कई मरीजों के साथ है, काफ़ी सीरियस कई पेशेंट्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लापरवाही वहां भी दिखाई दे रही हो? अंदर भी नजर रखिए। पूरे एमवाय में लापरवाही का आलम यही है। इसके पहले भी कुछ समय पहले बॉडी एक्सचेंज हो चुकी थी, बॉडी किसी और परिजन को दे दी, उसने अपना अंतिम संस्कार कर दिया बॉडी का। जब दूसरी बार जब वो परिजन जो पहुंचे जिनका अंतिम संस्कार हुआ था उस टाइम भी हंगामा ऐसे ही हुआ था। उस टाइम भी जांच करने की बात कही गई थी। अभी तक उस जांच का क्या हुआ अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम है, न ही उस मामले में भी एमवाय प्रबंधक कोई जवाब देने को तैयार है। ये इतनी बड़ी लापरवाही है अभी तक मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल की कि शव पड़े पड़े कंकाल हो जाता है। वहाँ पे डेली बॉडी आ रही है, वहाँ पे डेली पोस्टमार्टम हो रहे हैं, वहाँ कोविड की बॉडियां रखा रही हैं। इवन जो डेली जो एक्सीडेंट और जो अदर केसेस की बॉडी के जो पीएम है वो डेली वहाँ पे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हो रहा है या कोई काम बंद है। सचिन, अब एक सवाल ये भी उठता है कि इंदौर में कोरोना का जो विस्फोट हम रोज देखते हैं, कहीं इन्हीं लापरवाहियों की वजह से तो नहीं? क्योंकि इंदौर की जनता को हमने स्वच्छ भारत अभियान में भी पार्टिसिपेट करते हुए देखा है, जागरूक हैं लोग, और ऐसे समय में जब उनकी जान पर बनी हो तो जनता क्या लापरवाही करेगी? कहीं ये ऐसे ही लोगों की लापरवाही की भेंट तो इंदौर नहीं चढ़ रहा कोरोना में? ये टोटल पूरी लापरवाही देखे तो प्रशासन की ही है। जनता कंधे से कंधा मिला के प्रशासन के साथ हर तरीके से साथ देने को तैयार है, लेकिन प्रशासन को भी इस ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आज भी जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर किसी कोविड की भी डेथ होती है तो उसकी बॉडी मर्चुरी में ही रखा रही है। वहाँ पे जगह नहीं है। जो 16 फ्रिज है उसमें से आधे से ज्यादा खराब है। उसके अलावा बाहर आपने उस वीडियो में देखा होगा, जनता ने भी पूरा वो वीडियो देखा है, उसके अंदर काले कवर के अंदर जो बॉडियां रखी गई है वो कोविड पेशेंट की बॉडियां हैं। चलिए सचिन, शुक्रिया जानकारी के लिए।
अब सवाल ये कि जो कंकाल देखा आपने, कैसे सिस्टम का कंकाल कहें, स्वास्थ्य विभाग का कंकाल कहें, या वाकई जो बॉडी सड़ रही थी उसे देखने वाला कोई नहीं था। इतना अनजान कोई कैसे हो सकता है कि 25 दिनों से एक डेड बॉडी वहां पर खराब हो रही थी, वो कंकाल में तब्दील हो गई, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली और क्या तस्वीर हो सकती है स्वास्थ्य विभाग की। लेकिन फिर भी जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन नीमच जिले के जावत में नगर पालिका की उदासीनता के चलते नगर की गलियों, नालियों और सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो स्वच्छ भारत अभियान को आईना दिखाती हैं। इस गंदगी से स्थानीय रहवासी भी परेशान हैं। लोगों की माने तो इसके लिए वो कई बार नगर परिषद से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हालात जस के तस बने हुए हैं। गंदगी का अंबार पनप रहा है और आगे भी इसी तरह रहा अगर तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। वही तो होना चाहिए। अब ये इतना गंदी होती है यहाँ पे, और वहाँ से थैलियाँ उड़ उड़ के हवा में इधर उधर होती है। अब ये यहाँ तो करते ही नहीं है सफाई, और ये गंदगी ऐसी की ऐसी रहती है। सुबह देखो आप तो मतलब यहाँ गंदगी में सुअर है, गाय है, और आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है, और पूरा रोड पे डाल देते हैं। कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, उसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। हमने 3-4 बार शिकायत भी करी है, उसके बाद भी नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं और 2-3 बार मतलब तो ऊपर से कचरा उठा लेते हैं और बाकी और कुछ ध्यान नहीं देते। हम बोलते हैं ये करो वो करो, तो बोलते हैं कि हो जाएगा और कोई ध्यान नहीं देता। ये भी करवाएंगे। स्वच्छता अभियान लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न रहता है, इसको भी करवाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम कि स्वच्छ रहे भारत और साफ सुथरा रहे भारत, यानी स्वच्छ और स्वस्थ। जब सफाई होगी तभी तो गंदगी में बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं। स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखाती है तस्वीरें आप देखिए, जहां नीमच जिले के जावत की तस्वीरें आपने देखी। गंदगी का अंबार है, जो जिम्मेदार हैं उनको कंप्लेन की जाती है रहवासियों की तरफ से। तो किस तरह की बातें कही जाती हैं आपने रहवासियों से सुना कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो कब तक होगा साहब, ये तो जवाब दीजिए। ये कोई जवाब नहीं देता है। नंद किशोर संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गंदगी हटाने के लिए कोई आता भी है या नहीं आता है? सवाल तो सबसे बड़ा ये, क्या कोई जिम्मेदार है जो इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग करता है? और अगर करता भी है तो क्या उससे काम तरीके से हो नहीं रहा या वो लापरवाह है? नंद किशोर जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उनका उद्देश्य देश को ग्रीन इंडिया बनाने का है। मगर जावत नगर परिषद की उदासीनता के चलते जावत शहर के हालात इस तरह बने हुए हैं, जहाँ पर पूरी तरह से आम रास्तों से लेकर चौराहे पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पारुल में जी नंद किशोर आगे हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से नालियों में गंदगी पसरी हुई है। बीमारियां पनपती होंगी, लोगों की बीमारी का आंकड़ा भी, लोगों का हॉस्पिटल जाने का सिलसिला भी यहाँ पर रहता होगा जारी। जो परिषद के लोग हैं, नगर पालिका के लोग हैं, वो क्या कहते हैं इस पर? क्या सफाई कर्मचारी हैं नहीं उनके डिपार्टमेंट में, या वो करवाते नहीं काम? ये पारुल में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जावत नगर परिषद का जो सीएमओ है 2 जगह प्रभार संभाले बैठा हुआ है। अधिकांश दोनों पंचायतों में समय कम देता है, जिसके चलते ये नगर परिषदों के हालात बने हुए हैं। और यहाँ तक कि सीएमओ को भी पता नहीं है कि जो शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है वो किनकी लापरवाही से बना हुआ है, यानी कि स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रही है। और जो कर्मचारी है ये भी लापरवाह बने हुए हैं। काम एक जगह का नहीं कर पा रहे हैं सीएमओ साहब, और बाकी 2 जगह पद लेकर बैठे हुए, 2 जगह से सैलरी निकाल रहे हैं। यही कहना चाहूंगा, यही हालात इस तरह जावत के बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया नंद किशोर। तो 2 जगह बैठते हैं, 2 जगह से सैलरी उठाते हैं सीएमओ साहब, लेकिन काम एक जगह का ढंग का नहीं करते। और हालात अगर यही है देश में तो कहीं काम ठीक से नहीं होगा, ये आप जहन में अपने बात रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सिवनी की बात करेंगे। सिवनी में सरपंच और सचिव की मनमानी से ग्रामीण परेशान है। मामला घनसौर विकासखंड की ग्राम पंचायत ततरिया का है। ग्रामीणों ने तालाब में मछली पालन के लिए बनाई गई समिति पर पट्टा हासिल करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है ग्राम सभा का जो प्रस्ताव अधिकारियों को दिया गया है उनमें ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि अपने चहेते लोगों को फर्जी तरीके से मछली पालन की अनुमति भी सरपंच ने दिला दी। इसके विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तालाब निर्माण के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। पेंचिंग और घाट निर्माण के लिए मिली राशि का गबन किया गया। वहीं इस मामले में जनपद पंचायत की सीईओ ने कहा मछली पालन के लिए पट्टे फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं, फिर भी उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच की बात कही है। सचिव सरपंच
समूह तो बहुत हैं, 3-4 है, लेकिन एक समूह जिसका नाम गणेश है, उन लोगों ने क्या किया कि किसी को सूचना भी ना दी पंचायत में और किसी व्यक्तियों के साइन भी नहीं करी। उनने क्या किया है कि सभी लोगों के फर्जी साइन, ग्राम पंचायत का जो प्रस्ताव वो भी फर्जी बनवा के, ना ग्राम सभा लगी ना कुछ, और उन लोगों ने सबके साइन प्लस इसमें जो प्रस्ताव है वो बनवा के और उधर कलेक्टर महोदय के समक्ष जाकर उन लोगों ने पट्टा बनवा के और ये इसमें अवैध रूप से मछली डाल दी। इसका विरोध ग्राम के लोग कर रहे हैं। आज हमारा तालाब खराब हो रहा है, मवेशी पानी नहीं पी सकती, आदमी नहा नहीं सकता, खुजलियाँ हो रही हैं, उसमें बीमारी फैल रही है। इस प्रकार की इसमें पत्तियाँ झाड़ियाँ डली हुई हैं, सब न उसकी सफाई है न कुछ नहीं। उसने ये पैसा आया, ये पत्थर की पार बांधी, ये पत्थर सब तालाब में घुस रहे हैं और कहती थी हम इसके घाट बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करवाया उसने। इतना भ्रष्टाचार हो रहा, हम ग्रामवासी सारे परेशान हैं, इतने परेशान हैं। उस बात इस करके मजबूर होके हम लोग ये कार्य के लिए खड़े हुए हैं। दो तीन पॉइंट जो आपने बताया, एक तो जो निर्माण कामों वाला है, तो उसमें जिस भी काम में उनका शिकायत है कि इसमें अनियमितता हुई है, उसकी भी हम डिटेल करवा करके उसकी पूरी प्रोसेस करेंगे कि उसमें सच में शिकायत सही है या गलत है। दूसरा पॉइंट ये तालाब निर्माण वाला जो है, उसमें तो अभी जो अतरी जलाशय है उसका पट्टा है जनपद के अधीन है, उसका अभी जो प्रक्रिया चल रही है पट्टा लेने की, तो उसमें तो ग्राम पंचायत द्वारा उसका जो समिति बना के किसी को पट्टा नहीं दिया जा सकता है। तो संवाददाता अवधेश फोन लाइन पर इस खबर को लेकर हमें जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं। अवधेश, यहाँ मछली पालन को लेकर मामला है और फर्जी हस्ताक्षर की भी खबरें हैं, किस तरह से ग्रामीण परेशान है, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जाने, खबर समझाएं। जी पारुल, बिल्कुल बताना चाहूँगा, यह जो पूरा मामला है यह अतरिया ग्राम पंचायत का है। ये जनपद पंचायत घनसौर के अंतर्गत आने वाली यह अतरिया ग्राम पंचायत अपने ही सवालों को जन्म देती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घनसौर जो कि इस अपने खबर के दौरान मीडिया से बात करते हुए बता रही हैं कि अभी पट्टे जारी नहीं हुए हैं, जबकि पट्टे जारी किए बिना मछली तालाबों में छोड़ना कहाँ का नियम है, ये कहने वाली बात है। जी पाल अवधेश, लेकिन अब फर्जी हस्ताक्षर की भी बात आ रही है और शायद वो मछलियां वहां पर गंदगी भी बहुत हो गई है, आम रहवासी परेशान हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी के लिए। तो ऐसी तमाम खबरें हैं जो निकल कर सामने आती हैं। मछली पालन के लिए समिति बनाई गई थी और अब कहा यह जा रहा है कि सरपंच सचिव ने अपने चहेतों को फर्जी हस्ताक्षर करवा के वो काम दिलवा दिया। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।